हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसमें कौन कौन से मेथड्स का यूज किया गया, जिसके कारण इतने बड़े ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंसिंग पॉसिबल हो पाई। तो चलिए देखते हैं। द मेथड्स इन्वॉल्व टू अप्रोचेज। इसके अंदर दो मेन मेथड जो यूज किए थे, उसके अंदर एक क्या था, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। एक मेथड क्या था, जो भी कोई सेल है, सेल के अंदर जो भी आरएनए बना हुआ है और वो आरएनए आगे जा कर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। तो मतलब वो प्रोटीन क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो सिर्फ उन्हीं को ही अपने आइडेंटिफाई करना है जो कि जीन्स की फॉर्म में है, यानी जो आगे जाके प्रोटीन्स बनाएंगे और वो प्रोटीन बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। मतलब ऐसे सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई किया गया है जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब बहुत सारा डीएनए है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारा डीएनए नॉन कोडिंग भी होता है, जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। लेकिन जो पहला मेथड है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वाला, उसमें क्या है, सिर्फ हम ऐसे ही डीएनए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि आगे जाके आरएनए बनाता है, और वो आरएनए आगे जा कर के कोई ना कोई फंक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। द अदर, जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम। जो अगला जो मेथड है उसके अंदर क्या किया गया है कि ब्लाइंडली पूरे जीनोम जो है उसको ही सीक्वेंसिंग की गई है। इस पूरे जीनोम के अंदर क्या है, कोडिंग भी सीक्वेंस है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों है। लेकिन इससे पहला क्या था, उसके अंदर जो सिर्फ आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा था उसी को ही हमने आइडेंटिफाई किया था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में। लेकिन दूसरे मेथड में क्या है कि पूरे जीनोम की ही सीक्वेंसिंग की गई है, जिसके अंदर की कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट हैं। एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन। अब दूसरे के अंदर क्या था कि पूरा सीक्वेंस को हमने, पूरा जो डीएनए उसको हमने सीक्वेंस कर लिया। उसके बाद क्या गया, जो अलग अलग रीजन्स थे उस सीक्वेंस के अंदर, मान लो कि ये पूरा वो सीक्वेंस है, इसके अंदर ये वाला जो रीजन है ये कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, उसमें बाद में इसकी असाइनिंग कर दी। मतलब उस वाला जो रीजन है उसको ये बता दिया कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब वो सीक्वेंस क्या फंक्शन कर रहा है, पूरे जीनोम को हमने सीक्वेंस कर लिया, उसके बाद अलग अलग जो रीजन्स हैं उस जीनोम के, वहाँ पर हमने क्या किया, उसको सीक्वेंस करने के बाद उसके फंक्शंस को डिफाइन कर दिया कि ये वाला जो रीजन है ये फंक्शन करेगा, इसके आगे जो रीजन है ये फंक्शन करेगा। तो इस चीज़ को हमने कह दिया सीक्वेंस एनोटेशन। तो सबसे पहले जो मेथड था वो था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। दूसरा जो है वो है क्या कि भाई तो पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया, उसके बाद उनके सीक्वेंस की एनोटेशन कर दी। आगे देखिए, फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। अब क्या है, जो सीक्वेंसिंग के लिए क्या करना है, जो भी टोटल डीएनए है सेल के अंदर से उसको आइसोलेट करना है और उसके बाद उनको अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ना है। कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। क्या है कि भाई सबसे पहले तो जो डीएनए है, डीएनए को बाहर निकालना है सेल से। अब सेल से बाहर निकालने के बाद उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना है। अब क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जो लॉन्ग पीसीज हैं डीएनए के, जो बड़े सी पीस हैं डीएनए को, उसको सीक्वेंस करना मुश्किल होता है। अब क्या है, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में डीएनए को ब्रेक कर लिया है, अब क्या करना है, क्लोन्ड इन सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। क्लोनिंग क्या होती है कि वो जो एक फ्रेगमेंट है उसको हमने एक पर्टिकुलर सेल के अंदर डाल दिया दोबारा, किसकी यूज करके, वेक्टर्स की यूज करके। मान लो एक जो ये डीएनए फ्रेगमेंट था, इसको अब हमने एक वेक्टर के अंदर डाल दिया। वेक्टर मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि दूसरे सेल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देगा, हम कहते हैं क्लोनिंग व्हीकल। तो ये वेक्टर को अब इस सेल के साथ, ये जो वेक्टर के अंदर डीएनए है ये बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया सेल इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। तो सबसे पहले क्या था, उसको आइसोलेट करना है, उसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना है और उसके बाद उसकी क्लोनिंग करनी है एक सूटेबल होस्ट में। आगे देखिए, द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज। अब क्या करना है, क्योंकि अब क्लोनिंग कर चुके हैं तो उसके अंदर क्या होगी, वो जो छोटा सा पीस था उसकी एम्प्लीफिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया वो,
और इससे क्या होता है, उसको सीक्वेंस करना आसान होता है। अब ये जो वेक्टर जो यूज किए कर रहे हैं, जो होस्ट वेक्टर जो है जिसको हम यूज कर रहे हैं, द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेयर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। जो होस्ट था मतलब जिस सेल के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया गया वो क्या थे, ज़्यादातर बैक्टीरिया थे जैसे कि इकोलाई, और यीस्ट थे जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। एंड द वेक्टर्स वर कॉल्ड एज बैक। और जो वेक्टर मतलब जिस चीज़ के अंदर डाल के उस डीएनए को दूसरे सेल के पास लेके जाया गया है वो क्या है, तो बैक है, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। एक यैक है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स। तो ये क्या है, इनके अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इस लेंथ के डीएनए को इसके अंदर डाल सकते हैं। अब वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद वो जो डीएनए है वो दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये है, तो ये क्या है जो इसमें हमने क्या पढ़ा मेथोडोलॉजी में कि भाई एक तो दो मेथड्स को यूज किया गया, एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के रूप में, और एक क्या था, पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद उसकी सीक्वेंस एनोटेशन कर दी। सीक्वेंसिंग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट करना है, उसके बाद इसको रैंडम फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक करना है, उसके बाद इसको क्लोन करना है सूटेबल होस्ट के अंदर और एक वेक्टर का यूज़ करके। जो कॉमनली जो है जो हम होस्ट यूज करते हैं वो क्या है, आपके बैक्टीरिया और यीस्ट हैं, और जो वेक्टर यूज कर रहे हैं वो है बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। आगे देखिए, द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। तो ये है आपके साइंटिस्ट सेंगर नाम के, जिन्होंने क्या किया था, जो डीएनए को सीक्वेंस करने का मेथड जो है इन्होंने बताया था। और ये सीक्वेंसिंग क्या होती है, ऑटोमेटेड होती है। एक सीक्वेंसर होता है जैसे कि कोई एक मशीन टाइप होती है, उसके अंदर सॉल्यूशन को डाल देते हैं और वो क्या करता है, सीक्वेंसिंग करता है। और जो सेंगर है इसने क्या किया था, अमीनो एसिड, जो कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड जो सीक्वेंस है उसकी भी वो सीक्वेंसिंग करने का काम किया था। These sequences were then arranged on some overlapping regions present in them। अब देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, सीक्वेंसेस निकाल लिए हैं अलग अलग फ्रेगमेंट्स के रूप में। अब क्या होते हैं, ये जो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के रूप में प्रेजेंट होता है। मतलब कुछ एक जो रीजन होता है दो फ्रेगमेंट्स के बीच में वो कॉमन होता है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, दो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसके बीच में कुछ एक जो कॉमन सीक्वेंसेज है उनको हम कहते हैं ओवरलैप। मतलब वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करेंगे। तो अब ओवरलैपिंग सीक्वेंसेज को देख करके हम क्या करते हैं, उस डीएनए को एक बड़े फ्रेगमेंट के रूप में उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। जैसे कि मैं ये वाला बता रहा हूँ आपको कि ये जो फ्रेगमेंट है और इसके नीचे वाला फ्रेगमेंट, दोनों के अंदर ये जो रीजन है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसके ये क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमें पता लग जाएगा ये फ्रेगमेंट 1 है और ये फ्रेगमेंट 2 है। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, अलग अलग फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करके पूरा जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। तो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स को जनरेट भी करना पड़ेगा और उसके बाद उनको अलाइन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा ओवरलैपिंग सीक्वेंस पहले आएगा, उसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट आएगा। इनको कहते हैं अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। देखिए, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेज वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। इतने सारे ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस बन जाते हैं। अब अगर कोई ह्यूमन बेस्ड अगर प्रोग्राम हो, अगर कोई ह्यूमन ही इनको अगर एक दूसरे के साथ अरेंज करे, ओवरलैप करवाए, उसकी अलाइनमेंट करवाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है, देयर फॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप्ड। अब क्या है, स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया जो कि इनका यूज करके अब जितने भी जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस हैं इनको एक दूसरे के आगे पीछे लगा के कंप्लीट सीक्वेंसिंग करवाते हैं। दीज सीक्वेंसेज वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड। अब क्या होता है, वो जो सबसे पहले पूरा सीक्वेंस निकाल दिया, अब उसको क्या होता है, उसकी एनोटेशन की जाती है। मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस कौन सा फंक्शन कर रहा है ये डिफाइन किया जाता है। और उसके बाद असाइंड टू ईच क्रोमोजोम, और वो सीक्वेंस जो है वो कौन से क्रोमोजोम के अंदर पड़ेगा उसको भी बताया जाता है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। जो आपका ह्यूमंस के केस में जो क्रोमोजोम नंबर 1 है उसकी सीक्वेंसिंग मई 2006 के अंदर कंप्लीट हुई। टोटल आपको पता है 40, दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोजोम। तो ये क्या था टोटल, ये जो है इसमें से लास्ट क्रोमोजोम था, जिसमें से 22 तो हमने बताया ऑटोजोम्स होते हैं, और जो एक होता है एक्स और वाई, उनको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। आगे देखिए,
अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। एक जो दूसरा बड़ा काम था वो क्या था कि भाई जो आपका जेनेटिक जो सीक्वेंस हो चुका है, जो जीनोम है, उसके अंदर जेनेटिक और फिजिकल मैप को उसको वो इस मैप के ऊपर बताना कि भी कहाँ प्रेजेंट है, ये जो जीन है ये क्रोमोजोम के ऊपर यहाँ प्रेजेंट है, इनकी फिजिकल लोकेशन क्या है क्रोमोजोम के ऊपर। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। अब एक वर्ड आया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए को ब्रेक करता है। डीएनए का जो कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको ब्रेक करेगा। और इसके ये एंजाइम कैसे काम करता है कि कोई भी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए। मतलब अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा वो वहीं के ऊपर कट करेगा, तो इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट्स। तो पूरे जीनोम के अंदर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। मतलब एक ही साइट रिकॉग्निशन वो पूरे जीनोम के अंदर बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होगी, और जहाँ भी प्रेजेंट होगी और हम उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को वहाँ पे डालेंगे तो वो वहाँ से ब्रेक कर देगा और हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे डीएनए के। तो एक तो हमने इसका यूज किया था किसके लिए, इसके फिजिकल और जेनेटिक मैप के लिए। और दूसरा क्या किया था, माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं। माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेज होते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा देखेंगे, जो आपका अगला ही टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके अंदर हम देखेंगे माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट के बारे में। तो ये था आपका पोर्शन मेथडोलॉजी जो आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया गया कि कौन कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हैं। अब हम जानेंगे आपके अगले वीडियो के अंदर साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम